मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। हाँ, तो हम लोग जो है पृथ्वी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, भूगोल में हम लोग पृथ्वी का अध्ययन कर रहे थे। पृथ्वी का अध्ययन हम लोगों ने कहाँ कहाँ कर लिया था, कहाँ तक हो गया था? देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। देखो, आज हमारे पास सूर्य महाराज आए हुए हैं। देख लो भैया, ये सूर्य है, ठीक है। और सूर्य को हम इस पे जो है बैठाएंगे। ये हमारा जुगाड़ है। ये जो है हमारे हवा के मापने के काम में आता है। विंडवेन, हवा की दिशा का इससे ज्ञान करते हैं हम लोग। इसमें एक मुर्गा बैठा हुआ था एक जो है, और वो मुर्गा कहीं उड़ गया है, इसमें गया है कुकड़ुक बोलने। और ये इसको जब रख देते हैं तो मुर्गा यहाँ लगता है। फिर हवा जब चलती है तो मुर्गा जो है घूम जाता है। उसका जो है पूँछ और ऐसा बनाया जाता है कि वो पूँछ घूम करके और उसका दिशा जो है बताता है। और ये क्या है एक्चुअली, इसको क्या बोलते हैं? इसे फूल बोलते हैं ना, फूला क्या बोलते हैं? फूला क्या बोलते हैं? कीप, हमारे यहाँ तो कीप कहते हैं, चीप कीप पता नहीं क्या कहते हैं। उसमें जो है मिट्टी का तेल वगैरह नापते थे, लेकिन ये हमारे भूगोल में जो है पानी, बरसात का पानी मापा जाता है। इसमें एक जार होता है, उसमें पैमाना होता है जो है कांच का, जिसमें मापनी बनी होती है स्केल, और उसी में रख दिया जाता है। फिर बारिश का पानी इसमें इकट्ठा होकर उसमें जाता है। फिर उससे पता लगाते हैं कि कितने सेंटीमीटर या कितने मिलीमीटर की वर्षा हुई। तो हमने इसको ऐसे जुगाड़ कर दिया है। इसी पे सूर्य आज बैठाएंगे और कुछ कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को हम लोग जो है क्लियर करेंगे आज, जो है कि किस तरीके से हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है। तो देखिए, हमारा आज टॉपिक क्या है? पृथ्वी का झुकाव, गति एवं उसका प्रभाव। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना। इस ग्लोब से आप देख सकते हो, ये इसका झुकाव है। और अगर ये पृथ्वी झुकी नहीं होती, आप कल्पना भी किया करो कभी कभी, अगर ये पृथ्वी झुकी नहीं होती, एकदम ऐसे सीधे होती, जैसे ये इसका सीधापन है ना, ऊपर एकदम मेरे को नॉर्थ पोल एकदम ऊपर हो जाएगा, साउथ पोल एकदम नीचे हो जाएगा। लेकिन ऐसा ना होकर के, बल्कि नॉर्थ पोल थोड़ा सा साइड में खिसक गई है और साउथ पोल भी साइड में खिसक गया है। कितना? 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री, ठीक है। इसीलिए ग्लोब को भी इसी तरीके से बनाया जाता है कि ग्लोब के माध्यम से मास्टर लोग अपने बच्चों को समझा सकें कि किस तरीके से जो है पृथ्वी की हमारी जो संरचना है, पृथ्वी हमारी किस तरीके से उसकी बनावट है। हालांकि इसको बनाते समय थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया बनाने वालों ने कि इसको ऊपर से चिपटा देते, नीचे से चिपटा देते, तो बिल्कुल पृथ्वी का मॉड्यूल हो जाता है। ये शायद हो सकता है बनाया होगा, लेकिन घुमाने में दिक्कत आती होगी, इसलिए ऐसा नहीं बनाया है। तो एकदम गोल कर दिया है इसको, ठीक है। तो एकदम गोल नहीं है, बल्कि जो है जियोइड आकार में है। हाँ, ऊपर से चिपटी हुई है पृथ्वी हमारी। तो देखो, पहले हम लोग इसका झुकाव पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में इसकी गतियों का अध्ययन करेंगे। गतियाँ 2 प्रकार की होती हैं पृथ्वी की। एक अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, अक्ष जो ये चिमटा से जो लगा हुआ है, ये इसका हम अक्ष मानते हैं। क्या है? ये अक्ष है, दोनों तरफ से दबा हुआ ये अक्ष, और ये घूम रही है, तो ये अपने अक्ष पर घूम रही है ना, ठीक है। और इसके अलावा सूर्य का चक्कर लगाती है, अभी चक्कर लगवाएंगे। और इसके बाद में इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारी पृथ्वी पर, उसका भी अध्ययन करेंगे। तो उसके पहले कुछ फैक्ट्स हैं, हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। कुछ तथ्य हैं पृथ्वी से संबंधित, वो भी आप जान लो। तथ्य क्या है? जैसे पृथ्वी की आकृति तो क्या है, हमने बताया था जियोइड है। क्या है? जियोइड है, गोलाकार एकदम नहीं है, गोलाभ है। जियो क्या लिखते हैं? जी लिखते हैं, जियोड है, ठीक है, जियोड। और इसके अलावा जो इसका हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का व्यास क्या चीज़ होता है बताओ? गणित पढ़े होगे ना। अब जैसे ये गोल है, कोई गोल आकृति है, और इसमें हम सुज्जा लेकर के आर पार कर दें, तो वो इधर से निकलेगा सुज्जा, इधर निकल आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? इसका गोले का व्यास हो जाएगा, गोले का व्यास हो जाएगा, ठीक है। तो ये व्यास है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम यहाँ से प्रवेश करें पृथ्वी के अंदर खोदते हुए, तो यहाँ निकल आएंगे।
तो ये हमारा क्या होगा, व्यास होगा। तो पृथ्वी का व्यास जो है वो 12,756 किलोमीटर है भूमध्य रेखा से। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर। और ध्रुवों को अगर मिलाएंगे व्यास तो कम होगा थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि ध्रुवों पर क्या है, पृथ्वी हमारी चिपटी हुई है। ध्रुवों पर पृथ्वी हमारी चिपटी हुई है इस तरीके से, तो इसका व्यास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 12,714 किलोमीटर हो जाएगा। थोड़ा बहुत आप आंकड़े में अंतर पा सकते हो, 1 आध किलोमीटर का, ठीक है। ये जिस स्रोत से मैंने देखा है उसमें यही लिखा है। किसी किताब में 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 1-2 किलोमीटर का अंतर हो सकता है, ज़्यादा अंतर नहीं होगा, ठीक है। तो 12,714 किलोमीटर इसका क्या है, ध्रुवीय व्यास है। तो 2 चीज़ हमको यहाँ ध्यान रखना है, कौन सा व्यास, ध्रुवीय व्यास और विषुवत रेखीय व्यास और विषुवत रेखीय। अब देखो विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा बताने की जरूरत तो है नहीं ना, इसीलिए पहले हमने वो सब बता दिया था। विषुवत रेखीय व्यास या फिर इसको भूमध्य रेखीय व्यास भी कहते हैं, विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो विषुवत रेखीय व्यास कितना है, 12,756। अब इसको याद कैसे करेंगे, 127 तो आप याद कर लो, दोनों में क्या है, कॉमन है। इसके बाद में 7 के बाद 5-6 कंटिन्यूअस है, यानी 7 के बाद बीच में 5 हो गया, 7 एक साइड में हो गया और 6 एक साइड में हो गया, ठीक है। तो 756 किलोमीटर क्या है, विषुवत रेखीय व्यास है। और ध्रुवीय व्यास, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा अंदर से गुजरेगी, यहाँ से छेद मारेंगे, इधर से घुसाड़ेंगे, तो ये कौन सा व्यास हो जाएगा, ध्रुवीय व्यास। तो ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,714 किलोमीटर। 7 दूनी 14, इसलिए पीछे 14 आ गया, याद रहेगा, ठीक है, 7 दूनी 14। तो अगर इसका अंतर कभी कभी प्रश्न में आ जाता है, छिटपुट परीक्षाओं में, छोटी मोटी परीक्षाओं में पूछ लेता है, दरोगा सिपाही की भर्ती में, कि पृथ्वी के व्यास में कितना अंतर है, ध्रुवीय व्यास और जो है भूमध्य रेखीय व्यास में अंतर कितना पाया जाता है। तो अब इसको घटा लो, 56 में से 14 घटा लो, कितना आ जाएगा, है 42-43 किलोमीटर। कहीं 42 आएगा, कहीं 43 आएगा, ठीक है। तो 42-43 किलोमीटर क्या आता है, व्यास में अंतर आता है, ये ध्यान रखना, ठीक। तो ये अंतर आता है। तो ये तो हो गया व्यास। और एक होता है, अब आज ये जो है हम अपने पैजामे का नाड़ा भी ले आए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, इसको हम चारों तरफ पृथ्वी को लपेट दें तो इसको क्या बोलते हैं, परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि या घेरा या सरकमफ्रेंस कहते हैं अंग्रेजी में। इस तरीके से ऐसे लपेट दें चारों तरफ, तो ये क्या हो गया, परिधि हो गया, ठीक है, घेरा हो गया। तो इसको विषुवत रेखा से भी लपेटा जाता है और ध्रुवों से भी लपेटा जाता है। तो इस परिधि कितनी होती है, हमारी पृथ्वी की परिधि जो है कैसी है, तो परिधि अगर ध्रुवीय परिधि की बात करें, ध्रुवीय परिधि की बात करें तो 40,008 किलोमीटर है। कितना है, 40,008 किलोमीटर। और विषुवत रेखीय परिधि की बात करें, विषुवत रेखीय परिधि की बात करें तो 40,056 किलोमीटर है। 40,000 वो सॉरी 56 किलोमीटर है, 56 तो यहाँ था, 40,075 किलोमीटर। तो परिधि जो है, ध्रुवीय परिधि कितनी है, 40,008 किलोमीटर, और विषुवत रेखीय परिधि कितनी है, 40,075 किलोमीटर। इसमें भी 1 आध किलोमीटर का आगे पीछे अंतर हो सकता है। तो प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है, डायरेक्ट यही पूछ लेगा कि पृथ्वी का विषुवत रेखीय परिधि कितना है, तो 40,075 किलोमीटर, और ध्रुवीय परिधि कितना है, 40,008 किलोमीटर, ठीक है। अब इसका भी अंतर पूछ लेता है, इसका भी अंतर पूछ लेता है, तो अंतर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 67 आएगा, हाँ 67 आएगा, सॉरी 7, ठीक है। तो लगभग हाँ 67 हम इसमें 8 में से घटा रहे, ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू, इसमें से गुड़ाएंगे, ठीक है। तो 8 7 15, ठीक, 67। तो 67 किलोमीटर इसका क्या आएगा, अंतर आएगा। 42 किलोमीटर अंतर किस में आ रहा है, व्यास में, और 67 किलोमीटर अंतर किस में आ रहा है, परिधि में या घेरा में, ठीक है। परिधि और इसको घेरा बोलते हैं या फिर सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो दोनों में अंतर है, ध्रुवीय व्यास में भी, ध्रुवीय व्यास भी कम है और ध्रुवीय परिधि भी कम है, क्योंकि पृथ्वी हमारी ऊपर से चिपटी हुई है, ऊपर और नीचे से चिपटी हुई है। अब चिपटी क्यों है, क्योंकि पृथ्वी हमारी आज से नहीं, सनातन समय से घूम रही है। ब्रह्मांड जब विस्फोट हुआ था 13.7 बिलियन ईयर एगो, 13.7 अरब वर्ष पूर्व जब हमारी पृथ्वी में महाविस्फोट हुआ था, बिग बैंग हुआ था, तो उसके बाद सारी चीज़ें जो है बिखर गई थी, और बिखर करके
और पृथ्वी के बनने की जो घटना हुई थी लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। तो उस समय ये गैसीय धूल था, गैसीय धूल का बादल था हमारी जो है पृथ्वी, और ये गैसीय धूल का बादल अपने अक्ष पर ऐसे घूम रही थी, ठीक है, अपने अक्ष पर जिस दिशा में आज घूम रही, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। उधर से देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही कि नहीं। जैसे मान लेते हैं घड़ी है, घड़ी कैसे घूमती है, इस तरीके से क्लॉक, तो उसका उल्टा घूम रही है ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, या पश्चिम से पूर्व दिशा में। पश्चिम से, पश्चिम इधर है ना, पूर्व इधर है, तो पश्चिम से पूर्व दिशा में हमारी पृथ्वी सनातन समय से शुरू से घूम रही, जब से बनी है। तो उस समय घूमते घूमते, और कोई भी चीज़ जब घूमेगा अपने अक्ष पर घूमेगा तो उसमें एक बल उत्पन्न होता है, केंद्रापसारी बल या फिर अपकेंद्रीय बल। दो बल होते हैं, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय। तो अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो अंदर की तरफ लगता है और अपकेंद्रीय बल बाहर की तरफ। और वो कैसे उत्पन्न होता है, जब कोई भी जो है वस्तु अपने अक्ष पर घूमेगी तो उसमें बाहर फेंकने की जो है क्षमता उत्पन्न होती है। वो चलो अभी आगे गति में हम पढ़ेंगे। तो उसके वजह से यहाँ पर ये गोला जो था, जो गैसीय अवस्था थी, तो इसमें उभार उत्पन्न हो गया दोनों साइड में। और अब केंद्रीय बल जो है वो कहाँ ज़्यादा लगता है, बीच में, सेंटर में, सेंटर अर्थात विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में। तो विषुवत रेखा में इसीलिए उभार आ गया, इसीलिए गैस यहाँ पर ज़्यादा जो है कंडेंस हो गए और ये ठोस होकर पृथ्वी बन गई और ऊपर से चिपटी हो गई पृथ्वी हमारी। तो इस तरीके से ऊपर से चिपटी होने के कारण यहाँ पर व्यास और परिधि दोनों, व्यास और परिधि दोनों विषुवत रेखा से कम हो जाते हैं, थोड़ा बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और पृथ्वी का जो घनत्व है 5.52 है। कितना है पृथ्वी का घनत्व, 5.52 घनत्व, याद रखना। कहीं कहीं 5.5, 5.5 है घनत्व। और घनत्व किस में मापते हैं, ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर में। घनत्व किस में माप रहे हैं, ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। ये पृथ्वी का पूरे हमारे इस सौर मंडल में सबसे ज़्यादा घनत्व वाला पिंड कौन सा है, हमारी पृथ्वी ही है। सबसे अधिक घनत्व वाली पिंड कौन सी है, हमारी पृथ्वी ही है, ठीक है। तो 5.52, और इसको मापा किसके सापेक्ष में जाता है, वाटर के सापेक्ष में, पानी के सापेक्ष में। पानी का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक मतलब सेंटीमीटर के ऊपर 3 लगा देते हैं, उसको क्यूब बोलते हैं ना, क्यूब बोलते हैं उसको। तो इसलिए 1 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर किसका घनत्व है, पानी का है, ठीक है। ये सब फिजिक्स की बातें हैं, पानी जो है, लेकिन यहाँ पर पढ़ना पड़ रहा है। तो इसके सापेक्ष में हम लोग देखते हैं पृथ्वी का घनत्व। तो पृथ्वी का घनत्व कितना है, 5.52 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अभी कैसे घनत्व कैसे निकालते हैं, घनत्व में क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से जब ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं, चिपट जाते हैं, तो घनत्व उनका ज़्यादा बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा घनत्व मतलब अधिक होगा उतने ज़्यादा पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से चिपके रहेंगे और दूर दूर। इसलिए हवा का घनत्व क्या होता है, कम होता है, क्योंकि हवा में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो इसको ग्राम में मापा जाता है, यानी जो है सेंटीमीटर तो एक एरिया हो गया, क्यूबिक सेंटीमीटर एरिया हो गया। अब उसमें कितने ग्राम जो है पार्टिकल्स हैं उस तरीके से, तो ये हो गया इसका घनत्व, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे पृथ्वी से संबंधित, यहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो इनको आपको याद ही रखना है, यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट बस यही है, कभी कभी कन्फ्यूजन ये हो जाता है, पूछ लेता है कि ध्रुवीय व्यास बड़ा है कि विषुवत रेखीय व्यास बड़ा है। तो आप इसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, क्योंकि पृथ्वी दोनों तरफ से चिपटी हुई है तो व्यास ध्रुवीय छोटा हो जाएगा और परिधि भी जो है छोटा हो जाएगा। और त्रिज्या अगर आए तो इसका आधा कर लेना। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा। वृत्त का जो है, वृत्त में जो आधा वाला भाग है यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो 12,714 का आधा जितना होगा वो ध्रुवीय त्रिज्या हो जाएगी, और 12,756 का आधा जितना होगा वो विषुवत रेखीय त्रिज्या होगी, ठीक है। तो ये प्रश्न आते हैं कभी कभी, इसलिए मैंने यहाँ इसको देखा था, कुछ परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं, इसीलिए हमने इसको सोचा बता दिया जाए, ठीक है। तो अब देखो हम लोग बात करेंगे पृथ्वी के झुकाव की, पृथ्वी के झुकाव की। अच्छा, आखिर ये पृथ्वी झुकी कैसे, ये पृथ्वी, इंसान तो उठता चला गया। देखो इंसान भी पहले झुका हुआ था ना, जब इंसान इस पृथ्वी पर, इंसान नहीं था, जानवर था, अर्थात बंदर वंदर रहा होगा, तब वो क्या था, झुका ही तो था। चारों पैर से चलता था, अपने दोनों हाथ और दोनों पैर का इस्तेमाल करता था चलने के लिए, तो झुका ही था।
लेकिन पृथ्वी के साथ जो है उल्टा हुआ। पृथ्वी पहले सीधी थी, बाद में ये धीरे धीरे झुकती गई है। ठीक है, पहले ये सीधी थी, बनने के बाद क्या हुआ कि जब पृथ्वी बनी तो पृथ्वी के साथ बहुत सारे जो है पिंड भी टूटे थे सूर्य से, बहुत सारे पिंड भी टूटे थे और उन पिंडों से ही जो है उल्का बने थे। हमने बताया उल्कापात वगैरह सब बताया था ना। एक एस्टेरॉयड बेल्ट्स है हमारे जो है बृहस्पति और शनि, बृहस्पति और मंगल के बीच की पट्टी क्या कहलाती है? एस्टेरॉइड्स बेल्ट्स। सब भूल गए। तो वहाँ से उल्कापात होती है पृथ्वी पर। तो बनने के बाद में एक ऐसा समय आया था पृथ्वी पर ढेर सारे उल्का गिरे थे, पृथ्वी पर ढेर सारे उल्का गिरे थे। अब किसी खड़े आदमी के ऊपर जो है बोझा लादते जाओ, ईंटे का बोझा, 1 ईंटा ला दे, 2 ईंटा ला दे, 4 ईंटा ला दे, 15 ईंटा लाद दिए, फिर लादते जाओ तो आदमी क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। तो इस पृथ्वी बेचारी अब ये कितना सहेगी मार उल्कापातों की। और उल्कापात भी ऐसे बड़े बड़े गिर रहे हैं, कहीं जो है पूरे भारत जितना बड़ा गिर रहा है, तो कहीं जो है आगरा जितने बड़े क्षेत्रफल का गिर रहा है। तो गिरते गिरते पृथ्वी बेचारी हमारी पहले तो 18 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी और फिर धीरे धीरे अब जो है 23.5 डिग्री झुक गई है। अब जो है ये तो इसका क्या हो गया? अक्ष। ये क्या हो गया? अक्ष। जैसे ये हम देख रहे हैं ये क्या है? अक्ष है। इसी पे पृथ्वी को, और ये दिखाई नहीं दे रही, ग्लोब में तो बना दिया गया है और ये दिखाई नहीं दे रही, ये अक्ष है। तो इस अक्ष पे जब ये उल्कापात होता रहा तो पृथ्वी हमारी ऐसे झुकती चली गई और झुक करके ये तो इसका सरफेस हो गया, तो सरफेस करो प्लेन हो गया, सतह हो गई, तल हो गई, और इस पे जो है 23.5 डिग्री पृथ्वी हमारी झुक गई इस तरीके से। ठीक, तो अब ये इसका एक्सिस कहाँ बन गया? ये वाला, इसका एक्सिस ये वाला बन गया और इसी एक्सिस पे पृथ्वी हमारी घूम रही है। ओरिजिनल एक्सिस तो ये है, अगर सीधा देखा जाए, अभी मतलब ओरिजिनल नहीं कहेंगे, सीधा एक्सिस तो ये है, लेकिन अब हमारी एक्सिस क्या हो गई? 23.5 डिग्री झुक करके। तो इसीलिए कहा जाता है पृथ्वी हमारे अपने अक्ष पर जो है अक्षीय झुकाव है। पृथ्वी का क्या है? अक्षीय झुकाव है। अक्षीय झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर पृथ्वी झुकी हुई है और इसी के आधार पर हम लोग कर्क और मकर रेखाओं का भी निर्धारण करते हैं। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा बोलते हैं। तो 23.5 डिग्री हमारी पृथ्वी जो है झुक गई है। ठीक, और अगर इसकी तल पर देखें, सतह पर देखें, तल पर देखें तो इसका भाई ये दोनों मिलाकर के 90 डिग्री का कोण तो बनेगा। तो 23.5 90 में से घटा दोगे तो कितना बचेगा? 66.5। तो 66.5 डिग्री पृथ्वी हमारी किस पर झुकी है? तल पर झुकी है। ठीक है, तो ये दो आपको याद रखना है, अक्षीय झुकाव। लेकिन मेन जो है अक्षीय झुकाव, अगर झुकाव की बात करते हैं तो बंदा किस चीज़ की बात कर रहा है? वो 23.5 डिग्री की, 23.5 डिग्री की ही बात कर रहा है, क्योंकि यही मेन है। इसी अक्ष को ही हमने पकड़ लिया और ग्लोब बनाने वाले व्यक्तियों ने इसी को पकड़ लिया और यहीं पे छेद करके और पृथ्वी को बांध दिया और इसका अक्ष बना दिया और यहीं पे हम घुमाते हैं और समझाते हैं लोगों को। तो इस तरीके से झुकने का कारण समझ गए, उल्कापात, और पृथ्वी हमारी जो 18 डिग्री पे झुकी थी वो आज 23.5 डिग्री पे झुक गई। अब इतना ज़्यादा उल्कापात नहीं हुआ, क्योंकि एक समय इतना उल्कापात हुआ था कि इस पृथ्वी पर डायनासोर भी विलुप्त हो गए थे। उल्काओं की बहुत बारिश हुई थी। ठीक है, तो डायनासोर जैसे बड़े बड़े क्रिएचर्स इस पृथ्वी से खत्म हो गए थे, तो इसलिए पृथ्वी हमारी झुक गई है। ठीक, तो झुकाव का ये दोनों आंकड़े आपको याद रखना, 23.5 और 66.5 डिग्री जो तल पे झुकी हुई है, इसका हम क्या बनाते हैं? आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री पे है कि नहीं है, और दक्षिण में अंटार्कटिक वृत्त 66.5 पे है, तो यहाँ हम इसको बनाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये झुकाव है और झुकाव का बड़ा महत्व है। पृथ्वी के झुकाव का बहुत महत्व है। जो अगर झुकी नहीं होती पृथ्वी हम अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री, तो दिन और रात क्या होते? बराबर होते। दिन और रात बराबर होते। जैसे अब ये हमारा जो है फीता है, अब इसको हम बांध दें इस तरीके से इस अक्ष पे और इसको सीधा कर दें इस तरीके से और सूर्य को यहाँ चमकाएं, सूर्य को यहाँ चमकाएं। अब सूर्य आ जाए भैया, चल आ जा, सूर्य आ जा, सूर्य आ गया, ये रहा सूर्य। ठीक है, सूर्य बड़ा है ना, बड़ा होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर झुकाएं ना, सीधा कर दें इस तरीके से, तो इसकी किरणें इस आधे भाग पे मतलब पहुंचेगा। तो जहां तक इस आधे भाग में पहुंचेगा तो एक सर्किल बन जाएगा, सूर्य का मतलब प्रकाश का सर्किल बन जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? प्रकाश वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश वृत्त, लाइट सर्किल कहते हैं। ये लाइट सर्किल है जहां तक सूर्य की किरणें पहुंच रही हैं। अगर झुकी नहीं होती पृथ्वी अपने अक्ष पर, तो उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक सब जगह 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती, लेकिन ये झुक गई है तो इसीलिए दिन और रात में अंतर आता है। इसीलिए दिन और रात में अंतर आता है। सूर्य इतनी तेज भाग रहा है ठीक है,
अभी थोड़ा सा आगे काम आएगा, अभी तो जब घुमाएंगे तब, अभी तो बैठो तुम चुपचाप यहीं पे, ठीक। तो अब हम लोग जो है ये झुकाव समझ गए। अब गति की बात करेंगे, पृथ्वी की गतियाँ जो है दो प्रकार की हैं। मोशन जो है पृथ्वी में कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की हैं। एक तो अपने अक्ष पर घूम रही है जिसको क्या बोलते हैं? घूर्णन। एक अपने अक्ष पर घूम रही है जिसको घूर्णन बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं परिभ्रमण, या इसको बोलते हैं परिभ्रमण। भंवरा शब्द से बना है भ्रमण, ठीक है, भंवरा याद रखो, भ्रमण याद रहेगा। और दूसरी गति क्या है? परिक्रमण। दूसरी गति क्या है? परिक्रमण, ठीक है। अंग्रेजी शब्द एक ही है, रोटेशन। रोटेशन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रोटेशन। घूर्णन को रोटेशन कहते हैं। और परिक्रमण गलत लिख गया, यहाँ लगेगा परिक्रमण। और कर्मण में, कर्मण को क्या बोलेंगे? रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन, ठीक है, रिवॉल्यूशन। अब ये ऐसे समझ लो कि जैसे एक माता जी गई मंदिर में जो है परिक्रमा देने, और वहाँ पे लंगुरिया के गाने बज रहे हैं, लंगुरिया वाले, तो माता जी क्या करेंगी? नाचने लगेंगी, गाना पे नाचने लगेंगी, और फिर देवी माता मंदिर का चक्कर भी लगाएंगी, नाचते नाचते चक्कर भी लगाएंगी। हिस्ट्री में हमने पढ़ा था किस तरीके से परिक्रमा पथ होते हैं। द्रविड़ शैली के मंदिरों में परिक्रमा पथ कैसे होते हैं, नागर शैली के मंदिरों में परिक्रमा पथ कैसे होते हैं। तो उस परिक्रमा पथ का माता जी चक्कर लगाएंगी। तो जो अपने लांगुरिया गाना सुन करके अपने जो है अक्ष पे नाच रही हैं, तो उनका क्या हो गया? घूर्णन हो गया, परिभ्रमण हो गया या घूर्णन हो गया। और नाचते नाचते मंदिर का चक्कर लगा रही हैं, तो वो क्या हो गया? परिक्रमण हो गया। तो ऐसे ही हमारी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूम रही है, तो ये क्या कर रही है? रोटेशन कर रही है, रोटेशन कर रही है, परिभ्रमण कर रही है। और घूमते घूमते सूर्य का चक्कर भी लगा रही है, तो वो क्या हो गया? परिक्रमण। अर्थात परिक्रमा कर रही है, परिक्रमा कर रही है, तो उसका परिक्रमण जो है नाम हो गया। अब ये घूर्णन या परिभ्रमण कैसे कर रही है? तो एंटी क्लॉकवाइज कर रही है। कैसे कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी के सुई जिस तरीके से घूमती है उसके घूमने के उल्टी दिशा में, अर्थात पश्चिम से पूर्व दिशा में। पश्चिम से किस दिशा में? पूर्व दिशा में। पश्चिम से पूर्व दिशा में हमारी पृथ्वी जो है घूर्णन कर रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है, कंटिन्यू घूम रही है, एक भी क्षण के लिए ये घूमना बंद नहीं करती है, ठीक है। अब ये जब घूम रही है तो इसकी घूमने की गति क्या है? बहुत ज़बरदस्त गति है। इसकी गति जो है वो है लगभग 1670 किलोमीटर प्रति आवर, 1670 किलोमीटर पर आवर। इतनी तेज गति से पृथ्वी हमारी घूम रही है। 1669 कुछ आता है। जब उसको आप जो परिध है ना, परिध को आप जो 24 घंटे में रोटेट करती है उससे भाग दोगे तो इतना निकल आएगा लगभग। तो इसकी जो घूमने की गति कितनी है? 1670 किलोमीटर प्रति आवर, 1 घंटे में। अब इतनी तेज कोई ट्रेन भागती है क्या? जापान की सबसे तेज ट्रेन चलने वाली जो है उससे भी 4 गुने तेज हमारी पृथ्वी भाग रही है। अब कह रहे हो पृथ्वी भाग रही तो पता क्यों नहीं चल रहा है भाई? हम सब क्यों नहीं गिर रहे हैं भाई? अगर पृथ्वी ऐसे ही घूम रही, इतनी तेज़ घूम रही, बहुत तेज़ घूम रही, 1670 किलोमीटर की स्पीड है, और इस स्पीड पे घूम रही है, तो हमको जंप करें, और जंप करने के बाद में फिर यहाँ पे नहीं गिरे, ज़मीन बदल जानी चाहिए ना, तो क्यों नहीं बदल रही है? तो पृथ्वी अकेले नहीं घूम रही। आप ट्रेन में बैठे हो, कभी ट्रेन का सफ़र किए हो, और ट्रेन में बैठ जाओ फिर उसमें जंप करो, क्या ट्रेन से बाहर चले जाओगे? ट्रेन में ही रहोगे ना, क्योंकि ट्रेन का पूरा डब्बा घूम रहा है, ट्रेन का पूरा डब्बा चल रहा है। तो ऐसे ही पृथ्वी का पूरा डब्बा चल रहा है, पृथ्वी अकेले थोड़े नहीं जा रही। और इसका डिब्बा क्या है? इसका वायुमंडल है। पृथ्वी का डब्बा क्या है? वायुमंडल है, ठीक है। तो अपने वायुमंडल के साथ पृथ्वी घूम रही है, अपने वायुमंडल के साथ पृथ्वी घूम रही है। और हम लोग वायुमंडल के अंदर ही तो हैं, वायुमंडल के बाहर तो है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए पृथ्वी के साथ हम भी घूम रहे हैं। और पता हमको क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि ट्रेन में जब बैठते हैं तो ट्रेन जब चलती है तब हमको पता नहीं चलता है, लेकिन जब खिड़की से झांकते हैं बाहर तब पता चलता है कि ट्रेन नहीं चल रही। क्या चल रहे हैं? पेड़ पौधे और मकान से भाग रहे हैं, यही तो पता चलता है। और किस दिशा में? उल्टी दिशा में। जिस दिशा में ट्रेन जा रही होती है उसकी उल्टी दिशा में, यही तो पता चलता है। तब उससे हम आभास करते हैं कि ट्रेन हमारी चल रही है, पेड़ पौधे नहीं चल रहे हैं। और छोटे बच्चे कहते हैं अरे वो देखो ट्रेन, वो जो है भाग रहा है, वो घर वहाँ था वहाँ भाग गया, ठीक है। ऐसे बच्चे करते हैं ना, हम भी छोटे थे तो ऐसे करते थे, अरे ये पेड़ तो यहाँ था, यहाँ से वहाँ पीछे चला गया। तो ये अब चूंकि ये आभास होता है, ये क्या होता है? आभास। तो ऐसे ही सूर्य हमको पश्चिम से, वो पूरब से निकलता हुआ दिखाई देता है। पूरब वो नहीं निकल रहा है, वो तो अपनी जगह है जहाँ है,
वो क्यों निकल रहा है? क्योंकि पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ घूम रही है और सूर्य यहाँ पर है, और जो इसके पास आएगा, जैसे घर यहाँ स्थिर है, घर और पेड़ पौधे स्थिर हैं, और ट्रेन हमारी भाग रही है, तो ट्रेन एक समय ऐसा आएगा कि उसको छोड़ करके चली जाएगी ना। तो जिस स्थान पे हम रह रहे हैं वो स्थान सूर्य को छोड़ के चला जाएगा आगे, ठीक है, तो रात हो जाएगी। तो इस तरीके से पृथ्वी हमारे अपने जो है अक्ष पर घूम रही है, और घूम किस दिशा में रही है? पश्चिम से पूर्व दिशा में, और स्पीड उसकी है लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे। और पता इसलिए नहीं चलता है क्योंकि पृथ्वी अकेले नहीं घूम रही, उसका पूरा वायुमंडल घूम रहा है, ठीक। अगर पृथ्वी का वायुमंडल नहीं होता तो फिर हम सब घुमा करके कहीं इधर उधर गिरे पड़े होते हैं, ठीक है। जैसे आप उसमें बैठ जाओ, क्या नाम है, झूले में, और झूले का जो है चेन टूट जाए, फिर चले जाओगे ऊपर चले जाओगे, ठीक है। तो ऐसे ही अगर इसका वायुमंडल नहीं होता तो ऐसे घूमते घूमते, और इस पे जो है जो अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता, उस अपकेंद्रीय बल के कारण जो है हम जाने कहाँ फिका गए होते और निकल जाते बहुत दूर, ठीक है। तो वायुमंडल का प्रेशर भी पड़ता है, और उस प्रेशर के कारण हम यहाँ चिपके हुए हैं, भाग नहीं रहे हैं। जैसे ट्रेन के डब्बे का ऊपर का छत है, वो हमारा एक तरीके से वायुमंडल का काम करता है। तो इस तरीके से जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में इस स्पीड से पृथ्वी हमारी घूम रही है। अब इस घूमने के कारण जो है पृथ्वी पर कुछ प्रभाव पड़ता है, इस घूमने के कारण पृथ्वी पर कुछ प्रभाव पड़ता है। सबसे प्रमुख प्रभाव तो यही पड़ा कि जब 4.6 बिलियन ईयर्स एगो हमारी पृथ्वी गैसीय अवस्था में थी, इस तरीके से गैसीय अवस्था में थी, तो गैसीय अवस्था में होने के कारण जो है अब ये घूमते घूमते क्या हुआ, ये ऊपर से चिपट गई, क्योंकि इस पे घूमने के कारण कौन सा बल उत्पन्न हुआ? अपकेंद्रीय बल उत्पन्न हुआ। कौन सा बल उत्पन्न हुआ? अपकेंद्रीय बल उत्पन्न हुआ। अपकेंद्रीय बल को अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होता है किसके कारण? घूमने का कारण। कोई भी पिंड अपने अक्ष पर अगर घूम रही है तो उसमें कौन सा बल उत्पन्न होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होगा। दोनों फोर्स उत्पन्न होते हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों उत्पन्न होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूगल से बात करेंगे, अपकेंद्रीय बल से बात करेंगे। तो अपकेंद्रीय बल उत्पन्न हुआ, इसके कारण जो गैसीय, और ये सबसे ज़्यादा मैंने बताया कि अपकेंद्रीय बल सबसे ज़्यादा कहाँ काम करता है? विषुवत रेखा पर। कहाँ पर काम करता है? विषुवत रेखा पर। प्रश्न आता है, ठीक है, साइंस की प्रश्न आते हैं कि अपकेंद्रीय बल पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अपकेंद्रीय बल कहाँ लगता है? विषुवत रेखा पर। इसका जो है फार्मूला है निकालने का, लेकिन वो फार्मूला हम नहीं निकाल रहे हैं। तो ये अपकेंद्रीय बल जो है पृथ्वी पर जो है सबसे ज़्यादा विषुवत रेखा पर काम कर रहा है, और इसके कारण जो है यहाँ पर सारे, अब ऊपर वाले जो पदार्थ थे, गैसीय पदार्थ थे, ऊपर वाले सरक करके कहाँ जाएंगे? सेंटर पे, विषुवत रेखा के पास आसपास में। तो इस तरीके से विषुवत रेखा के आसपास दोनों साइड में क्या हो गया? बल्ज हो गया। क्या हो गया? बल्ज हो गया, उभार हो गया। तो इस तरीके से पृथ्वी हमारी जो है एकदम गोल नहीं है, बल्कि जियाइड आकार में है, और दोनों साइड में ये क्या हो गई? उभर गई है, और ऊपर से क्या हो गई? चिपट गई है, ऊपर से चिपट गई है। तो इसलिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या हैं? चिपटे हुए हैं। तो ये सबसे पहला कारण पृथ्वी के घूर्णन के कारण हमारी पृथ्वी के शेप का निर्धारण हुआ है। हमारी पृथ्वी के शेप का निर्धारण जो ऊपर से चिपटी हुई है, अर्थात जो है अंडाकार बनी है पृथ्वी, जियाइड आकार में बनी है, वो इसी कारण बनी है, घूर्णन के कारण ही, परिभ्रमण के कारण ही हमारी पृथ्वी ऊपर से चिपटी है। और इसके कारण यहाँ पर एक बल उत्पन्न होता है, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस बल जो है ये कोई बल नहीं है, अब केंद्रीय बल तरीके से नहीं, एक व्यक्ति था कोरियोलिस, ठीक है। उसने जो है अध्ययन किया तो ये पाया कि जो हवाएं हैं और जो समुद्री धाराएं हैं वो जहाँ से उत्पन्न होती हैं और जिस दिशा में उनको जाना चाहिए उस दिशा में न जा करके, बल्कि उनमें उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं तरफ मुड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे मान लेते हैं कोई हवा उत्पन्न हुई और इसको सीधे जाना चाहिए, हवा सीधे जाना चाहिए। हवा कैसे उत्पन्न होती है? दबाव के कारण, ठीक है। ये जब हम क्लाइमेट पढ़ाएंगे तब बताएंगे। यहाँ पर इतना समझ लो कि हवा जो है उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहती है। उच्च दाब मान लो हमारे पास है और निम्न दाब जो है हमारे कैमरा के पास है, तो हवा को सीधे जाना चाहिए, हवा को सीधे जाना चाहिए। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में हवा सीधे न जा करके बल्कि अपने दाहिनी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, थोड़ा सा उसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है दाहिने तरफ उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं तरफ डिफ्लेक्शन आ जाता है। तो उस वैज्ञानिक ने, कोरियोलिस ने, ये पता लगाया कि ये क्यों होता है। तो उसने पता लगाया अपकेंद्रीय बल के कारण। किस बल के कारण?
अपकेंद्रीय बल के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उत्पन्न होता है। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे उत्पन्न होती है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो इसीलिए जो है उस कोरलिस व्यक्ति ने कहा कि पृथ्वी पर हवाओं में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है और समुद्री धाराओं में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो क्या कहलाएगा? कोरलिस बल के कारण उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर मान लेते हैं जो है अमित ने खोज कर दिया होता तो कहते हैं अमित बल लग रहा है, इसमें कौन सा बल लग रहा है? अमित बल लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो, लेकिन भारतीय नाम नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। जैसे चंद्रशेखर सीमा है, तो चंद्रशेखर वैज्ञानिक थे, वो भारत के थे लेकिन अमेरिका पहुंच गए थे रहने के लिए। तो जो है उन्होंने खोज कर दी थी चंद्रशेखर सीमा की, तो इसलिए चंद्रशेखर सीमा उनके नाम से रखी गई है। रेड क्लिफ तो वो सीमा अलग है। रेड क्लिफ तो बंटवारे की सीमा है और चंद्रशेखर सीमा ब्रह्मांड की सीमा है, ठीक है। हाँ, रेड क्लिफ तो नाम के, हाँ तो नाम के आधार पे ही है। तो इस तरीके से इसके प्रभाव की हम बात कर रहे थे। तो इसका पहला प्रभाव, चलो प्रभाव लिखते हुए चलो, ठीक है। इस तरीके से जो है घूर्णन का प्रभाव, तो पहला प्रभाव तो ये हो गया कि क्या हो गया? वो क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? अपकेंद्रीय बल उत्पन्न हुआ। और अपकेंद्रीय बल का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है कि आप झूले पे बैठे हो कभी? कौन सा झूला? वो वाला, घोड़े वाला। जब हम लोग छोटे छोटे रहते हैं ना तो रोने लगते हैं मेलम देख करके कि घोड़े बैठेंगे, ठीक है। और वो झूला जो है, हाँ नहीं, झूला चलता रहता है, उसमें घोड़े इधर उधर लगे रहते हैं साइड में, ठीक है। और उसे बैठ जाते हैं, फिर झूला घूमता है, फिर घोड़ा जो है ऐसे बाहर की तरफ फैलता है और हम भी फैल जाते हैं। तो इस तरीके से घूमता रहता है ना वो। तो अब वो क्यों, उसमें घोड़े में जो है केंद्र से बाहर भागने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जो बंधा हुआ घोड़ा है। तो वो किस बल के कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण ही होता है। किस बल के कारण होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण ही होता है, ठीक है। अब अपकेंद्रीय बल सबसे ज़्यादा कहाँ लगेगा? अगर घोड़ा वहाँ बांध दे, इसके नीचे बांध दे, ठीक है, जहाँ पर जो है उसका वो बंधा हुआ है, डंडा बंधा हुआ है, वहाँ पर एक घोड़ा बांध दे और एक घोड़ा जो है साइड में कॉर्नर में बांध दे, किनारे बांध दे, तो कौन सा घोड़ा दूर भागने की प्रवृत्ति पाई जाएगी? कौन से घोड़े में ज़्यादा मतलब झुकाव होगा? जो यहाँ बंधा होगा साइड से, ठीक है, और जो नीचे बंधा होगा वहाँ कम होगा, कम दूर तक भागेगा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि अपकेंद्रीय बल सबसे ज़्यादा कहाँ लगता है? विषुवत रेखा पर। सबसे ज़्यादा अपकेंद्रीय बल कहाँ लगेगा? विषुवत रेखा पर। तो एक प्रश्न यहाँ से भी आता है कि पृथ्वी पर अपकेंद्रीय बल सबसे ज़्यादा कहाँ लगता है? विषुवत रेखा पर। और जो ध्रुवीय बल है, वो ध्रुवों पर जो अपकेंद्रीय बल है वो कम लगता है, ठीक। तो अपकेंद्रीय बल यहाँ पर सबसे ज़्यादा लगता है, ठीक। और घूर्णन की जो गति है वो 1670 है, लेकिन पूरी पृथ्वी पर 1670 किलोमीटर प्रति आवर नहीं है पूरी पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी हमारी इस तरीके से है। अब यहाँ पर हम गोलाकार शब्द यूज करेंगे, ठीक है। पृथ्वी हमारी गोल है। तो अब मान लेते हैं, अब घूर्णन की गति सब जगह बराबर नहीं होगी, सब जगह बराबर नहीं होगी। उसका कारण क्या है कि जो ध्रुव है, ध्रुव पे यहाँ पर दूरी कम तय करनी पड़ती है। मान लेते हैं आप धावक हैं, आप क्या हैं? धावक हैं। और आपको हम कह दें कि आप ध्रुवों पर 24 घंटा चक्कर लगा करके जो है 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाओ, ध्रुव के पास चले जाओ, ठीक है। और आपसे कहते हैं कि 24 घंटा का चक्कर आपको लगाना है, 24 घंटे में कहाँ पर चक्कर पूरा करना है? विषुवत रेखा के पास में। कौन सी रेखा के पास में? 24 घंटे में विषुवत रेखा के पास में। तो कहाँ पर आपको तेज भागना पड़ेगा? अब समय तो आपके पास 24 घंटा है और 24 घंटे में एक पूरा चक्कर आपको लगाना है दोनों जगह। कहाँ पर? विषुवत रेखा पर भी और ध्रुवों पर भी। तो कहाँ पर आपको तेज भागना पड़ेगा? विषुवत रेखा पर तेज भागना पड़ेगा और ध्रुवों पर कम भागना पड़ेगा। और एकदम मुंडी पे खड़े हो जाओ जो 0 डिग्री है, तो वहाँ तो भागना ही नहीं पड़ेगा, ऐसे घूम जाओ, ऐसे घूम जाओ बस। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि घूर्णन की जो गति है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? विषुवत रेखा पर है। और धीरे धीरे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे घूर्णन की गति क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, ठीक है। तो प्रश्न आता है कि पृथ्वी की घूर्णन की गति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? विषुवत रेखा पर। और सबसे कम कहाँ पाई जाती है? ध्रुवों पर पाई जाती है, ठीक। तो ये कंसेप्ट कभी नहीं भूलोगे। आपको हमने पाथ दे दिया, आप ये दिमाग में बैठा लो कि आपको दौड़ा दिया, पृथ्वी पर आपको दौड़ा दिया। अब आपसे कहा गया कि 24 घंटे में आपको ये चक्कर लगाना है पूरा, क्योंकि पृथ्वी हमारी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है,
तो इसके ऊपर आपको तेज भागना पड़ेगा और यहाँ पर आपको बहुत स्लो, जैसे जैसे ऊपर जाओगे स्लो भागना पड़ेगा, और यहाँ आकर के तो बिल्कुल कम भागना पड़ेगा, एकदम जो है जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो 1670 किलोमीटर की गति है वो हमने कहाँ की बताई है, विषुवत रेखा की बताई है, और उसमें गतियों में परिवर्तन आता रहता है। ठीक, तो इस तरीके से ये कुछ बातें हैं जो, और इसके अलावा एक बात और आती है गुरुत्वाकर्षण संबंधित, एक बात और पूछा जाता है गुरुत्वाकर्षण संबंधित कि पृथ्वी पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगेगा, ध्रुवों पर या विषुवत रेखा पर, तो उसको भी समझ लो। देखो हमारी पृथ्वी ऊपर से चिपटी हुई है, और ये मैंने बताया था कि पृथ्वी के नीचे जो है बहुत सारे मेटल्स पाए जाते हैं, जिसके कारण इसमें गुरुत्वीय बल उत्पन्न होता है, एक वो भी कारण है, और इसके अलावा बाह्य कारण भी है, क्योंकि पृथ्वी हमारी घूम रही, हर ऑब्जेक्ट जो भी घूम रहा है उसमें गुरुत्वीय बल उत्पन्न होता है। तो जब ऊपर से चिपटी हुई है तो इसकी त्रिज्या जो है क्या होगी, कम होगी, भूमध्य रेखा से त्रिज्या कम होगी, तो इसमें गुरुत्वाबल ज़्यादा लगेगा। कहाँ पर, ध्रुवों पर, वो हाँ ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगता है अपेक्षाकृत विषुवत रेखा के। तो एक प्रश्न ऐसा आता है कि गुरुत्वाकर्षण बल हमारी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कहाँ लगती है, ध्रुवों पर लगती है, और विषुवत रेखा पर कम लगती है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे। अब हम लोग अपनी बात की तरफ चलते हैं। अपने जो है ये भैया काहे भाग रहे हैं। ठीक है, तो हाँ अब केंद्रीय बल हो गया, और इसके अलावा जो है यहाँ पर क्या होता है, दिन रात होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण, अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण क्या उत्पन्न होता है, दिन रात। अगर भाई दिन रात समझ, वो तो जैसे ये सूर्य है, अब सूर्य जहाँ जहाँ रहेगा इस तरीके से, वहाँ जो उसके सामने पड़ेगा, फेस जो पड़ेगा सूर्य के सामने वाला पृथ्वी का, वहाँ क्या होगी, दिन होगी, और इसके पीछे वाला भाग उसमें रात रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण सबसे प्रमुख जो फेनोमेना है वो क्या है, दिन और रात का होना। ठीक, और इसके अलावा जब पृथ्वी पे घूर्णन होता है तो यहाँ पर ज्वार भाटे की भी उत्पत्ति होती है, ज्वार और भाटे की भी उत्पत्ति होती है, टाइड्स की उत्पत्ति होती है। ठीक है, वैसे तो टाइड्स की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल का, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल का, लेकिन उसके कारण जो है हमारी पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पर, तो उसके कारण जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होता है, मान लेते हैं इधर चंद्रमा है और ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, चंद्रमा ने खींचा तो यहाँ का जल जो है बाहर निकल गया, यहाँ का जल बाहर निकल गया चंद्रमा के साइड वाला, तो यहाँ पर क्या आ गया, टाइड्स आ गया, ज्वार आ गया, और सेंट्रीफ्यूगल बल के कारण इसके पीछे भी एक टाइड उत्पन्न हो जाता है, इसके पीछे भी एक टाइड उत्पन्न हो जाता है। किसके पीछे, जो चंद्रमा के साइड वाला भाग है उसके अपोजिट साइड में भी एक टाइड उत्पन्न हो जाता है, जिससे उच्च ज्वार यहाँ भी आता है और यहाँ भी उच्च ज्वार आता है। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण भी ज्वार उत्पन्न होते हैं। ये सब ज्वार आगे पढ़ेंगे, जब महासागर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। तो ज्वारों की उत्पत्ति होती है और महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, हमारी पृथ्वी पर महासागर ज़्यादा है, लगभग 71% क्या है, महासागर है। ठीक है, तो ये महासागरीय जल भी जो है ये जो मूवमेंट करने लगते हैं, महासागरीय जल भी मूवमेंट करने लगते हैं, और इनमें क्या उत्पन्न हो जाती है, धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो धाराओं की भी उत्पत्ति होती है। तो ये पृथ्वी के घूर्णन के ये कुछ क्या है, प्रभाव हैं। पृथ्वी के घूर्णन के ये क्या है, प्रभाव हैं। ठीक, अब हम लोग पृथ्वी के दूसरी गति की बात करेंगे, परिक्रमण। कौन सी गति, परिक्रमण। ठीक, अब यहाँ से परिक्रमण बहुत महत्वपूर्ण है। परिक्रमण के कारण जो है अभी इसमें एक घूर्णन के कारण दिन रात होता है, इसलिए इसको दैनिक गति भी कहते हैं। एक शब्द और नोट कर लेना, हाँ, इसको दैनिक गति भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ दिन रात होता है, इसलिए घूर्णन को क्या कहते हैं, दैनिक गति। और परिक्रमण गति से क्या होता है, पृथ्वी पर मौसमी परिवर्तन होता है, पृथ्वी पर मौसमी परिवर्तन होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब परिक्रमण जो रिवोल्यूशन होता है, रिवोल्यूशन का मतलब हो गया कि सूर्य जो है पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमते हुए और सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, परिक्रमण कहते हैं। और परिक्रमण कितने दिन में पूरा करती है, लगभग 365 दिन और 6 घंटा, 365 दिन और 6 घंटा। ठीक है, 365 दिन और लगभग 6 घंटे में हमारी पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। तो इसीलिए इसको वार्षिक गति भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वार्षिक गति। परिक्रमण गति को दूसरा नाम क्या है, वार्षिक गति। इसको हमने दैनिक गति कहा और ये हमारा क्या है, वार्षिक गति। अब वैसे तो आमतौर पर 365 दिन ही मानते हैं हम लोग, वार्षिक में आमतौर पर 365 ही मानते हैं ना, लेकिन एक लीप ईयर्स होता है। एक क्या होता है, लीप ईयर होता है, लीप वर्ष होता है। तो उसमें क्या होता है कि देखो, फरवरी हमारी जो है बड़ी
उसको बहुत जो है बेवफा बना दिया गया है फरवरी को। सबको तो दे दिया गया 30 और 31 दिन का महीना, सभी जो है महीनों को 30 और 31 दिन का महीना दे दिया गया, और फरवरी बेचारी ना 30 पाई ना 31 पाई, वो 28 और 29 में रोती रहती है। ठीक है, तो नॉर्मल दिनों में वो तो जब 365 दिन का दिन होगा मतलब वर्ष में, तो फरवरी के दिन कितने होंगे 28, और लेकिन जब लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं 366। लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं 366 होते हैं, 65 नहीं होते हैं। कारण क्या है कि हर 4 वर्ष जो है फरवरी 29 दिन की जाती है, फरवरी जो है 28 की जगह 29 दिन की जाती है हर 4 वर्ष पर, और हर 4 वर्ष पर करेंगे जब, तभी ये 6 घंटा वाला जो अतिरिक्त समय है वो एडजस्ट हो जाएगा, 6 घंटे वाला अतिरिक्त समय है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो जब हर चौथे वर्ष पे 366 दिन की जो है हमारा ईयर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं लीप वर्ष, उसको क्या बोलते हैं लीप वर्ष। और जब फरवरी 29 दिन की होगी तब वो लीप वर्ष माना जाएगा। और 29 दिन की फरवरी कैसे आएगी, जो साल है उसको 4 से हम भाग देंगे, और 4 से पूरी तरीके से अगर वो कट गया तो क्या हो जाएगा लीप वर्ष हो जाएगा, और नहीं कटा शेष बचा उसका तो क्या हो जाएगा वो जो है सामान्य वर्ष होगा 365 दिन वाला। ठीक है, जैसे अब 2022 है, 2022 है, अब 2022 को 4 से भाग दो, नहीं कटेगा भाई, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 कट गया, 22 उतार लिए, 22 उतारने के लिए यहाँ पे 0 रखा, और 4 पंचे 20 ये भी किया, 2 से क्या बच गया अवशेष, 2 अवशेष बच गया, 2 इसका शेषफल बच गया, तो शेषफल बच गया, तो यानी 2022 की फरवरी कितनी होगी 28 दिन की होगी, 29 दिन की नहीं होगी। अगर ये 29 दिन की होती तो वो क्या होता लीप वर्ष। अब इसके पहले 2020 जो है थी, 2020 के बाद 2024 होगी लीप वर्ष, 2024 के बाद 2028 होगी, इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लीप वर्ष बोलते हैं। और लीप वर्ष किसके कारण उत्पन्न होता है, रिवॉल्यूशन के कारण। लीप वर्ष किसके कारण उत्पन्न होता है, रिवॉल्यूशन। अब हमारे ख्याल से लीप वर्ष क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नहीं भूलोगे लीप वर्ष क्या होता है, तो इसको लीप वर्ष बोलते हैं। ठीक, अब ये हमारी जो कैलेंडर है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर, हमने बताया ग्रेगोरियन जो हम कैलेंडर अपने घर पे रखते हैं, देखते हैं उसमें तारीख वगैरह, वो कौन से कैलेंडर से, ग्रेगोरियन। ग्रेगोरी महोदय थे जो है पादरी थे, ठीक है, उन्होंने इस कैलेंडर की जो है कैलेंडर को बनाया था। लेकिन जो वर्तमान स्वरूप है केवल उन्हीं के बनाने से नहीं आया है, इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए, बाद में धीरे धीरे हर चीज़ जोड़ा गया, घटाया गया, बनाया गया। तो इस तरीके से आज वर्तमान स्वरूप में हमारा ये कैलेंडर आ गया, और पूरी दुनिया उसी कैलेंडर के आधार पर कार्य करती है। ठीक, तो अब ये पूरी व्यवस्था तो ईश्वर ने बना दी, प्रकृति ने बना दी, लेकिन यहाँ पर हम अपने सहूलियत के लिए पूरी व्यवस्था बनाते हैं। सूर्य, पृथ्वी और सूर्य तो नहीं कह रही है ना कि 1 साल आप करो, उसने तो बता दिया घूम करके एक बार कि हम इतने समय में घूम लेते हैं। अब तुम उसको चाहे दिन कहो चाहे रात कहो, कुछ भी कहो, हमसे क्या मतलब है, पृथ्वी थोड़ा नहीं कह तुम इसको दिन कहो, भाई दिन को रात भी तो कह सकते हो, लेकिन हमने पहचान के लिए बना लिया कि जब सूर्य की किरण पड़ेगी, रोशनी होगी, तो उसको हम दिन कहेंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये लीप वर्ष हो गया, और ये परिक्रमण के कारण उत्पन्न हुआ। तो 365 दिन। अब ये इसके अलावा जो परिक्रमण है, परिक्रमण की जो गति है लगभग 28.9 किलोमीटर प्रति सेकंड है, ये आवर में नहीं है। परिक्रमण की गति कितनी है 28.9 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, इतने तीव्र गति से ये परिक्रमा लगा रही पूरी जो है सूर्य का परिक्रमा लगाती है। सबसे पहले इसके बारे में पता किसने दिया था, आर्यभट्ट ने दिया था। सबसे पहले पता किसने दिया था, आर्यभट्ट ने। लेकिन आर्यभट्ट भारतीय वैज्ञानिक थे, और तब उस समय इतना ज़्यादा भारत की जो मतलब ख्याति थी पूरी दुनिया में थी नहीं। ठीक है, और उस समय लेखन कला में, प्रिंटिंग कला का कोई आविष्कार नहीं हुआ था, हाथ से जो लिख गए। उन्होंने जो सूर्य सिद्धांत किताब लिखी थी, ठीक है, आर्यभट्टीय किताब लिखी थी, आर्यभट्टीय, तो उसमें उन्होंने सूर्य का सिद्धांत दिया था कि हमारी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमते घूमते और सूर्य का चक्कर भी लगा रही है। लेकिन उस बात को कोई माना नहीं। बाद में जो है कोपरनिकस महोदय आते हैं, और वो इस बात को कहते हैं, काफ़ी हजारों वर्ष साल बाद में कोपरनिकस आते हैं, और उनकी बात को लोग मानना शुरू कर देते हैं कि जो है अब सूर्य केंद्रीय सिद्धांत है, अर्थात सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है। उसके पहले लोग मानते थे कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। ठीक, तो ये कहानी थी पहले कि जो है एक शेर जो है मेमने का चक्कर लगा रहा है, लेकिन बाद में क्या हो गया कि मेमना जो है शेर का चक्कर लगा रही। तो सूर्य जो है वो कहीं नहीं पृथ्वी का चक्कर लगा रही है, लेकिन जो है, और उसमें एक केपलर महोदय आए। केपलर महोदय ने कहा कि सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, सभी ग्रह भी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, तो ये कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं
तो इस तरीके से जो है ये रिवोल्यूशन की बात हुई। अब रिवोल्यूशन के कारण जो है क्या क्या परिवर्तन आते हैं हमारी पृथ्वी पर, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्य तो यहाँ पर जो है जो मौसमी परिवर्तन है वो होता है, सबसे प्रमुख क्या होता है, मौसमी परिवर्तन। और इसके अलावा क्या होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। भाई जब रिवोल्यूशन करती है पृथ्वी, सूर्य का चक्कर लगाती है, तो बीच में चंद्रमा भी आ जाता है। ठीक है, अब चंद्रमा बीच में पड़ गया तो फिर चंद्रमा सूर्य के रोशनी को बाधित कर देता है, तो उसका ग्रहण लग जाता है पृथ्वी पर। ठीक है, तो इस तरीके से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण भी पृथ्वी पर पड़ता है। किसके कारण, रिवोल्यूशन के कारण, परिक्रमण के कारण। ठीक है, रिवोल्यूशन के कारण। लेकिन वो सब हमारा टॉपिक आगे रहेगा जब हम ओशनोग्राफी पढ़ेंगे और क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, खास करके जो है जलवायु विज्ञान जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ सिद्धांत देखेंगे, तो उसमें हम लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण अच्छी तरीके से पढ़ा जाएगा। चंद्रमा की पूरी कलाओं को देखेंगे कि क्या क्या कृष्ण भगवान की तरीके से जैसे कलाएँ थी ना, ऐसे चंद्र की कलाएँ भी हैं, चंद्रमा भी कला करता है, तो वो सब कलाओं का अध्ययन वहाँ करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम अध्ययन करेंगे दो बातों का, उपसौर और अपसौर और जो है मौसमी परिवर्तन। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग उपसौर और अपसौर की बात करते हैं। देखो अब घूमते, चूंकि हमारी पृथ्वी जो है वो किस वृत्त में घूम रही है, दीर्घ वृत्त में घूम रही है। किस वृत्त में, दीर्घ वृत्त में। दीर्घ वृत्त अर्थात जो है ये इसका जो वलय बनता है, परिवलय बनता है। ये मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, सूर्य है, यहाँ पर क्या है, सूर्य है। ठीक, अब ये घूमते घूमते कभी सूर्य के थोड़ा नज़दीक आ जाएगी और कभी सूर्य से दूर चली जाएगी, कभी सूर्य के नज़दीक आ जाएगी और कभी सूर्य के दूर चली जाएगी। जब सूर्य के नज़दीक आएगी तो उसको बोलेंगे उपसौर। क्या बोलेंगे, उपसौर। सूर्य के नज़दीक आएगी, यहाँ पृथ्वी है, यहाँ पर हम पृथ्वी बना देते हैं और यहाँ भी पृथ्वी है। और जब सूर्य से दूर चली जाएगी तो उसको बोलेंगे अपसौर। क्या बोलेंगे, अपसौर। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अपसौर को एपहेलियन। क्या बोलते हैं, एपहेलियन, APHELION, एपहेलियन, अपहेलियन या एपहेलियन। और उपसौर को क्या बोलते हैं, पेरीहेलियन। क्या बोलते हैं, पेरीहेलियन। ठीक है, अंग्रेजी शब्द हेलियन का मतलब हो गया सूर्य और पेरी का मतलब हो गया जो है नज़दीक, उप हो गया। ठीक, तो सूर्य के जब नज़दीक होगा तो क्या होगा, उपसौर, और सूर्य से जब दूर होगा तो क्या होगा, अपसौर। अप मतलब दूर, ऐसे मान सकते हो, अप मतलब दूर। ठीक, तो अब ये कब होगा, जो उपसौर होगा ये होगा 3 जनवरी को। कब होगा, 3 जनवरी। तो ये तारीख याद रखना, 3 जनवरी को क्या होगा, उपसौर। पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होगा। अब सबसे नज़दीक यहाँ पर ये नहीं कि आ गया बगल में, चलो सूर्य पर चलते हैं ना, ऐसे नज़दीक नहीं है कि जो है चले जाएं हनुमान जी बन करके और खाने चले जाएं सूर्य को, तो यहाँ नहीं जा सकते। ये लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर है, इतनी दूर पर है। कितने किलोमीटर, 14.7 करोड़। इतनी नज़दीक आया है कि 14.7 करोड़ किलोमीटर पर आ गई है पृथ्वी, सूर्य के इतनी नज़दीक आ गई है। ये 3 जनवरी को है। कब है, 3 जनवरी को। और ये है 4 जुलाई को। ये कब है, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को सूर्य जो है, पृथ्वी जो है सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। कब होती है, 4 जुलाई को। और उसको क्या बोलते हैं, अपसौर। क्या बोलते हैं, अपसौर, अपहेलियन बोलते हैं। और इसकी जो दूरी होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर। कितना, 15.2 करोड़ किलोमीटर। 15.2 करोड़ किलोमीटर ये सब सर्वाधिक दूरी है। ये क्या है, सूर्य से पृथ्वी की सर्वाधिक दूरी है। और औसत दूरी जो होती है वो 14.98 करोड़ किलोमीटर। कितना, 14.98 करोड़ किलोमीटर। ठीक, तो ये औसत दूरी है। ये कितनी, क्या है, औसत दूरी। तो ये किसके कारण उत्पन्न हुआ, परिक्रमण के कारण, रिवोल्यूशन के कारण, परिक्रमण के कारण। क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है सूर्य का किस अंडाकार पथ में चक्कर लगा रही है। किस पथ में, ये अंडा ही तो बनाया है मैंने, क्या बना दिया है, अंडा ही तो बना दिया है। तो ये अंडाकार पथ में चक्कर लगा रही, गोलाई में चक्कर नहीं लगा रही है। तो इसलिए जब सूर्य के सबसे नज़दीक होगी तो वो क्या होगी, उपसौर। और वैसी घटना कब होगी, 3 जनवरी को। और 4 जुलाई को सर्वाधिक दूरी पर होगी जो 15.2 करोड़ किलोमीटर होगी, जिसको क्या बोलेंगे, अपसौर। ठीक, तो ये समझ गए, इसको क्या बोलते हैं, उपसौर और अपसौर की घटना। उपसौर और अपसौर की घटना। और ये किसके कारण हुआ, परिक्रमण के कारण, रिवॉल्यूशन के कारण, रिवॉल्यूशन के कारण। तो सूर्य से जो पृथ्वी की औसत दूरी है कितनी है, 14.98 करोड़ किलोमीटर है, जिसको लंबसम हम क्या मान लेते हैं, 15 करोड़ किलोमीटर। 15
करोड़ किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। ठीक, तो ये उपसौर और अपसौर बन गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है हमारी वो है मौसमी परिवर्तन। अभी ये जो मौसम बन रहा है ये मौसमी परिवर्तन परिक्रमण के कारण होता है। तो यहाँ पर हेडिंग हम डालेंगे परिक्रमण का प्रभाव, परिक्रमण का प्रभाव, परिक्रमण का प्रभाव। ठीक है, तो परिक्रमण के प्रभाव में जो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मौसमी परिवर्तन, मौसमी परिवर्तन। अब इसमें दोनों चीज आ जाएगा, परिक्रमण का प्रभाव भी आ जाएगा और पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव भी आ जाएगा, अक्ष पर झुकाव, दोनों चीज का हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। ठीक है, तो मौसमी परिवर्तन किस तरीके से होगा, अब यहाँ पर समझने की बात है। ठीक है, पहले यहाँ समझ लो, फिर उसके बाद में जो है हम चित्र के माध्यम से समझाते हैं। सूर्य महोदय अब जमा हो जाओ अपने, अच्छा अपने जो है अक्ष पर आ जाओ। ये सूर्य का अक्ष है। ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी है। हाँ, तो अब देखो ये जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए फिर इस तरीके से क्या करती है, चक्कर लगाती है, इस तरीके से, हाँ चक्कर लगा रही है, परिक्रमा कर रही है ये। और किस पाथ में है, दीर्घवृत्ताकार, अंडाकार। ठीक है, घूमते घूमते ये कभी इस तरीके से है ना। तो अब ये सूर्य जो है इसकी किरण, ये तो भूमध्य रेखा हो गया, ये क्या है भूमध्य रेखा, और इसके ऊपर क्या है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री वाली रेखा क्या है, कर्क रेखा। अब ये मान लेते हैं 21 जून का समय, मान के लेते हैं, चलो 21 जून मान लिया, 21 जून मान लिया, और सूर्य की किरण सीधे सीधे कहाँ पड़ रही है, कर्क रेखा पर। 21 जून को सूर्य की किरण कहाँ पड़ती है, कर्क रेखा पर पड़ती है। ठीक, तो कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य की किरण पड़ रही है। इसकी वजह से जो है अब कर्क रेखा पे तो कहोगे 12 घंटे दिन 12 घंटे रात होनी चाहिए, लेकिन नहीं होता है। सिर्फ 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात कहाँ होती है, विषुवत रेखा पर, जो 12 महीने होती है। अब ये क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो प्रकाश वृत्त है, जो प्रकाश वृत्त बन रहा है वो इस तरीके से झुकाव होने के कारण सीधा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अगर इतना करेंगे तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश वृत्त काफ़ी बड़ा बनेगा, तो काफ़ी दूर तक जो है इसका प्रकाश रहेगा, काफ़ी दूर तक, मतलब दिन क्या हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा, कर्क रेखा के आसपास होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या होंगे, लंबे होंगे, बड़े होंगे, और इसके पीछे जो रातें क्या होंगी, छोटी, क्योंकि ये वृत्त जो बन रहा है ये वाला छोटा बन रहा है, ये वाला वृत्त प्रकाश वृत्त क्या बन रहा है, छोटा, लेकिन प्रकाश सामने जो पड़ रहा है ये इसका वृत्त कितना बड़ा बन रहा है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है, झुकी है। तो दिन रात सिर्फ कहाँ बराबर होते हैं, विषुवत रेखा पर, 24 घंटे के दिन और 24 घंटे की रात। लेकिन जब सूर्य अब ऐसा मान लेते हैं कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आ गया, सूर्य नहीं आता है, बल्कि पृथ्वी अपने घूमते घूमते इसका परिक्रमा लगाते लगाते ऐसी व्यवस्था में आ गई कि ये लग रहा है कि जो है अब जो है कर्क रेखा इसके सामने है, सूर्य के सामने है। लेकिन सीधे सीधे किरण यहाँ भी तो पड़ रही है, विषुवत रेखा भी तो पड़ रही है, क्योंकि विषुवत रेखा में क्या है, उभार है, ये तो उभरा हुआ नहीं है। लेकिन जब उभरा हुआ रहता तो विषुवत रेखा के आसपास ये पूरा वृत्त जो है, आधा वृत्त इसके बराबर से बनता। कहीं से भी मान लो, कहीं से भी इसको लपेट दो किसी जो है अंडाकार पिंड में, तो जो बीच वाला सेंटर होगा वो लगभग दोनों तरफ आधे आधे भाग में बटेगा। लेकिन जो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो उसमें आधे आधे भाग में नहीं बटेगा, बल्कि उसका जो प्रकाश का वृत्त होगा वो चेंज होगा। जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य होगा तो जो प्रकाश का वृत्त होगा ज़्यादा दूर तक फैलेगा, अर्थात दिन लंबे हो जाएंगे। ठीक, तो 21 जून को भारत में दिन बड़े हो जाते हैं, सबसे बड़े दिन हो जाते हैं, और हम कहते हैं 25 दिसंबर को दिन बड़ा होता है ना मूर्खता वाली बात। तो ये मूर्खता वाली बात नहीं, इसको समझने की बात है। ये क्या बात है कि 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं क्रिश्चियन लोग, क्रिसमस डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म हुआ था, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। हाँ, ये प्रश्न हम सोच रहे थे क्यों नहीं उठा रहे हो। 30 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, तो 30 जनवरी को तो हमारे यहाँ, 3 जनवरी को हमारे यहाँ क्या होनी चाहिए, गर्मी होनी चाहिए। हाँ, हमने बनाया था यहाँ पे जो है, तो इसका प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि अभी सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध में, सूर्य कहाँ है, जनवरी में कहाँ रहती है, दक्षिणी गोलार्ध में। लेकिन इसकी वजह से जब उपसौर वाली स्थिति होगी तो 20% जो है गर्मी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
20% गर्मी बढ़ जाएगी अपेक्षाकृत। जो ऑफशोर में जो गर्मी होगी उसकी अपेक्षाकृत 20% गर्मी कहाँ बढ़ जाएगी? 3 जनवरी वाले में। लेकिन रहेगी तो सर्दी, क्योंकि सूर्य हमारा कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में। जनवरी में सूर्य कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसकी किरणें हमारे यहाँ क्या आ रही हैं? तिरछी आ रही हैं, और रातें बड़ी हो रही हैं, दिन क्या हो रहे हैं? छोटे हो रहे हैं। हाँ, रातें बड़ी हो रही हैं, दिन छोटा हो रहा है। तो इसकी वजह से हमारी पृथ्वी पे उतनी, हमारी पृथ्वी का, हमारे देश में उतनी गर्मी नहीं पड़ती। हमारे देश में उतनी अब ये जो कुछ भी हमने बनाया है, हमने क्या भाई, सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर जनसंख्या रहती है किस गोलार्ध में रहती है? उत्तरी गोलार्ध में। भाई उत्तरी गोलार्ध जो है वहीं पर महाद्वीप ज़्यादा है, स्थलखंड ज़्यादा है। दक्षिणी गोलार्ध में तो बहुत कम स्थलखंड है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी उत्तरी गोलार्ध में रहती है। और अमेरिका और जो यूरोप वाले देश, जहाँ के वैज्ञानिक पूरी दुनिया में खोज कर रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, वही तो बना रहे हैं सब कुछ। तो उन्होंने ये कंसेप्ट भी बना दिया, ये कंसेप्ट भी उन्होंने बना दिया। और उनके भगवान पैदा हुए थे कब? दिसंबर, 25 दिसंबर, जनवरी कह रहा हूँ। और 22 दिसंबर का जो समय होता है, 21 और 22 दिसंबर वाला जो समय होता है, वो क्या होता है? सूर्य जो है मकर रेखा पर होता है। तो उस दिन से दिन हमारे यहाँ क्या होने लगते हैं? बड़े होने लगते हैं। हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में थोड़ा थोड़ा बड़े होने लगते हैं। तो उसको न मान करके 25 दिसंबर को हम बड़ा दिन मान लेते हैं, क्योंकि हमको ईश्वर को धन्यवाद भी करना है। किसको? ईसाइयों को। उन्होंने ही तो कैलेंडर बनाया है, तो इसीलिए बड़ा दिन। लेकिन बड़ा दिन वास्तविक कब होगा? 21 जून को होगा। भारत में बड़ा दिन कब होगा? 21 जून को होगा, क्योंकि 21 जून ऐसे तारीख है जिस दिन हमारी पृथ्वी पर, मतलब हमारे भारत के ऊपर सूर्य एकदम सीधा चमकेगी, और इस दिन हमारी परछाई सबसे छोटी बनेगी। प्रश्न आया है, देख रहा था मैं, तो एक प्रश्न आएगा कि हमारी परछाई सबसे छोटी कब बनेगी? 21 जून को बनेगी। देख लेना जाकर के, आप कोई परीक्षा का उठा करके जो है वो प्रश्न आया, तो सबसे छोटी परछाई हमारी 21 जून को बनेगी, क्योंकि सूर्य हमारे सर के ऊपर चमक रही है। और सूर्य हमारे सर के ऊपर जब चमकेगी तो फिर हमारी परछाई छोटी हो जाएगी, और साइड में चमकेगी तो परछाई हमारी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अभी 21 जून हो गया। और जैसे ही इस तरफ जाएगी, इस तरफ सूर्य से चक्कर लगा कर इस तरफ कब? 22 दिसंबर को। इस तरफ कब? 22 दिसंबर को। अब सूर्य मकर रेखा पर, सूर्य कहाँ है? मकर रेखा पर। और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से गुजर रही है, तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ रही होगी और भारत में सर्दी पड़ रही होगी। तो 22 दिसंबर वाला दिन जो है, ये अब मकर संक्रांति भी 22 दिसंबर को होती है, लेकिन हम लोग मकर संक्रांति कब मनाते हैं? 14 जनवरी को मनाते हैं। तो उसके पीछे भी लॉजिक ये है कि हम लोग ये वाली संक्रांति नहीं मनाते हैं, 22 दिसंबर वाली मकर संक्रांति नहीं मनाते हैं। हम लोग जो है, जो हमारी पृथ्वी और हमारा सूर्य है, वो मकर राशि में प्रवेश करता है। जो 12 राशियां हैं, धनु राशि से सूर्य निकल करके अपनी पृथ्वी के साथ कहाँ प्रवेश करती है? मकर राशि में। तो उसके कारण हम लोग क्या मनाते हैं? मकर संक्रांति मनाते हैं। ठीक, तो लेकिन वास्तविक जो हमारी पृथ्वी और इसके रिलेशन में देखेंगे तो मकर संक्रांति कब हुई? 22 दिसंबर को हुई। और 22 दिसंबर एक आखिरी दिन है जब सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा से फिर उत्तर की तरफ उत्तरायण हो जाता है, उत्तर आना शुरू कर देता है। ठीक, तो ये कब है? 22 दिसंबर। इस तरफ तो 21 जून था जब सूर्य हमारी कहाँ थी? कर्क रेखा पर, और अब जो है सूर्य मकर रेखा पर आ गया। लेकिन ये जो दोनों दिन इधर जब पृथ्वी आएगी तो सूर्य हमारी कहाँ आ जाएगी? विषुवत रेखा पर। कहाँ जाएगी? विषुवत रेखा। 23 सितंबर को। कब? 23 सितंबर को। और इधर आई तो फिर 21 मार्च का दिन हो गया। कौन सा दिन हो गया? 21 मार्च। और सूर्य विषुवत रेखा पर। कहाँ पर है सूर्य? विषुवत रेखा पर। तो इस तरीके से जो है दो ऐसे दिन होते हैं जब सूर्य विषुवत रेखा पर पहुंच जाता है। कब? 21 मार्च को और 23 सितंबर। अब इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, ये तो मैनुअल उस तरीके से बताया, अब डायग्राम से समझो तो थोड़ा और समझ में आ जाएगी बात। डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये हमारा सूर्य, ये क्या है? सूर्य, सन है। सूर्य की किरणें निकल रही हैं, सूर्य की क्या निकल रही हैं? किरणें निकल। और ये हमारी है पृथ्वी। ये क्या है भाई? पृथ्वी पे हम रह रहे हैं तो बड़ा बनाएंगे ना, और सूर्य दूर है तो सूर्य छोटा हो ही जाएगा। चलो ऊपर भी साफ कर दें। और ये हमारी पृथ्वी है यहाँ भी। ठीक, यहाँ भी हमारी पृथ्वी है और यहाँ भी हमारी। ये 4 पृथ्वियाँ नहीं है,
ये 4 क्या है, स्थितियां हैं, पृथ्वी की 4 स्थितियां हैं। ठीक, आप देखो पृथ्वी हमारी झुकी हुई है, पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, बीचों बीच से झुकाते हैं। ठीक, और ये क्या है, झुकी है, तब फिर ये कर्क मकर वो विषुवत रेखा होगी और कर्क रेखा भी शिफ्ट हो जाएगी उधर, और ये क्या है, मकर रेखा, और ये क्या है, अंटार्कटिक वृत्त। ये क्या है, अंटार्कटिक वृत्त, और ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। ठीक, और ऐसे इधर ये है विषुवत रेखा, ये है ठीक है। ये इस तरीके से आप चित्र जो है बना लेना। अब इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो समझ रहे हो। उत्तर में नॉर्थ पोल है, दक्षिण में साउथ पोल है, उत्तर में नॉर्थ पोल है, दक्षिण में साउथ पोल है। तो अब देखो सूर्य जो है ये थोड़ा सा नीचे और रहेगा, तब सूर्य हमारी सीधे जो है चमकेगी यहाँ पर। अब इसको चमकाना है हमको, 21 जून बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे दबका कर बनाओगे तो 21 जून को सूर्य हमारा कहाँ चमकेगा, कर्क रेखा पर। कहाँ चमकेगा, कर्क रेखा पर। ठीक है, 21 जून को सूर्य हमारा कहाँ रहेगा, कर्क रेखा पर। और इसीलिए इसको कर्क क्रांति भी संक्रांति कहते हैं, कर्क संक्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति, या इसको बोलते हैं ग्रीष्म संक्रांति। इसको क्या बोलते हैं, ग्रीष्म संक्रांति। संक्रांति का मतलब होता है सोलेस्टिसेस दो बनते हैं, एक जो है समर सोलेस्टिसेस, ये समर सोलेस्टिसेस है, समर, और ये क्या है, विंटर। इधर क्या बनेगा, विंटर। संक्रांति दो बनती हैं, संक्रांतियां कितनी बन रही, 2। 21 जून को सूर्य कहाँ चमक रहा है, कर्क रेखा पर। ये थोड़ा सा नीचे दबा कर बनाते तब आ जाता है यहाँ। तो 21 जून को सूर्य कहाँ चमक रही है, कर्क रेखा पर सूर्य की रोशनी पड़ रही सीधे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, समर सोल्स्टिस। तो प्रश्न आता है कि ग्रीष्म संक्रांति किस दिन होती है, 21 जून को होती है। और जब सूर्य कर्क रेखा पर है तो उत्तरी गोलार्ध में जो है दिन क्या होंगे, बड़े होंगे। उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या होंगे, बड़े होंगे। कब, जब ग्रीष्म ऋतु उत्तरी गोलार्ध में होगी तो दिन क्या होंगे, बड़े। क्योंकि 6 महीने दिन सूर्य जो है कहाँ रहता है, उत्तरी गोलार्ध में रहता है। भाई इधर तो 23 सितंबर की स्थिति हो गई, इधर क्या हो गई, 23 सितंबर। पहले दिन तारीख, ये तारीख ले लेते हैं। और ये 21 मार्च की स्थिति हो गई, ये क्या हो गई, 21 मार्च। और ये कौन सी स्थिति हो गई, 22 दिसंबर की। ये कौन सी स्थिति हो गई, 22 दिसंबर को। आप समझो, ठीक है। तो 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक का जो समय होगा उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का समय होगा। कौन सा समय होगा, गर्मी का। भाई मार्च के अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक क्या पड़ती है, गर्मी। इसी में बरसात भी आ जाती है। लेकिन मौसम तो मुख्य रूप से 2 ही हैं, गर्मी और सर्दी। अब लेकिन ये सब परिवर्तन, इसके परिवर्तन के कारण 2 और मौसम बन जाते हैं, 2 और मौसम बन जाते हैं 3-3 महीने के हिसाब से। तो अब ये 3 महीने 21 मार्च से और 21 जून तक ये सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में कहाँ पर रहेगा, मकर, वो विषुवत रेखा से कर्क रेखा के बीच। विषुवत रेखा से कर्क रेखा, विषुवत रेखा से जा रहा होगा कर्क रेखा के ऊपर, इधर जा रहा होगा। कहाँ, इधर। क्योंकि 21 मार्च को सूर्य कहाँ आ गया, भूमध्य रेखा। 21 मार्च को सूर्य, इस तरीके से सूर्य की किरण कहाँ पड़ेगी, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर 21 मार्च को। और 21 मार्च के बाद सूर्य कहाँ जाएगा, कर्क रेखा पर। कब तक पहुँचेगा, 21 जून तक। तो 21 जून तक गर्मी खूब पड़ेगी। और 21 जून के बाद सूर्य फिर कहाँ से लौटने लगेगा, कर्क रेखा से विषुवत रेखा की तरफ। फिर 3 महीने उसको लगेंगे समय विषुवत रेखा पर आने में। और 3 महीने अर्थात अब सितंबर में फिर आ जाएगा वापस यहाँ पर। और सितंबर में क्रॉस करके फिर दिसंबर तक वो 3 महीने कहाँ तक जाएगा, मकर रेखा पर। फिर मकर रेखा से फिर वापस पलटा मारेगा। तो फिर इधर से जो है ये 6 महीने जो है दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य रहेगा। सितंबर से लेकर के मार्च तक, सितंबर से लेकर के मार्च तक सूर्य कहाँ रहेगा, दक्षिणी गोलार्ध में। और मार्च से लेकर सितंबर तक सूर्य कहाँ रहेगा, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो
जब 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा तो फिर अब चूंकि झुकाव की वजह से तो ये किरणें यहाँ तक आएंगी। इसका जो वृत्त बनेगा, प्रकाश वृत्त बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। प्रकाश वृत्त जो बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इधर भी अब प्रकाश जो है इस तरीके से, यहाँ सूर्य है तो प्रकाश यहाँ भी पड़ेगा, इसके पीछे भी पड़ेगा, इसके पीछे भी पड़ेगा। तो कहा जाता है ध्रुवों पर 6 महीने के क्या होगा, दिन। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में यहाँ चमक रहा है और प्रकाश वृत्त जो है यहाँ बन रहा है 66.5 डिग्री, जो आर्कटिक वृत्त है वहाँ तक पहुँच रही है प्रकाश। आर्कटिक वृत्त तक जो है यहाँ तक प्रकाश पहुँच रहा है, प्रकाश वृत्त बन रहा है। तो आर्कटिक वृत्त के आसपास जितने भी देश होंगे वहाँ पर दिन बहुत लंबे होंगे, दिन बहुत लंबे होंगे। और ध्रुवों पर जाएंगे, जो पॉइंट है 90 डिग्री वाला, वहाँ पर तो 6 महीने तक रात होगी ही नहीं, 6 महीने तक रात होगी ही नहीं। ठीक है, अब रात जो है 6 महीने तक कहाँ होगी, नीचे दक्षिणी गोलार्ध में जो ध्रुव है 90 डिग्री का वहाँ होगी। और कुंभकर्ण यहीं सो रहा होगा कुंभकर्ण सोता था ना काफ़ी लंबे समय तक, तो कुंभकर्ण को यहीं से लाया गया है। हमारे से जो है जो पौराणिक कथाएं हैं वो इनसे मेल खाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए नॉर्वे को कहा गया है लैंड ऑफ मिडनाइट सन। लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसको कहा गया है, नॉर्वे को कहा गया है। अब नॉर्वे ही नहीं होगा, नॉर्वे ही नहीं होगा, 66.5 डिग्री के वृत्त में जितने भी देश होंगे, कनाडा है, रूस का उत्तरी भाग है, ठीक है, ये सारे देश आएंगे। लेकिन नॉर्वे को इसलिए कह दिया गया, नॉर्वे के लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े समझदार हैं, वैज्ञानिक सैज्ञानिक ज़्यादा हैं उधर, तो उन लोगों ने कह दिया हमारा देश क्या है, जो है लैंड ऑफ मिडनाइट डे है। तो प्रश्न अगर आएगा तो आप अपने तुक्का मार के कनाडा मत मार देना कि कनाडा है, कनाडा में है तो जरूर, लेकिन कहा किसको गया है, नॉर्वे को कहा गया है। मध्यरात्रि सूर्य कहाँ दिखाई देता है, नॉर्वे में, ऐसा कहा गया है। लेकिन दिखाई कहाँ देगा, कनाडा के उत्तरी क्षेत्र में होगे वहाँ भी दिखाई देगा, क्योंकि एटलस जाकर खोल कर देखना तो आर्कटिक वृत्त में जितने भी देश होंगे वहाँ पर 6 महीने तक, जब तक सूर्य कहाँ रहेगा, उत्तरी गोलार्ध में रहेगा, तब तक प्रकाश वृत्त जो है यहाँ तक पड़ता रहेगा। ठीक है, तो दिन की अवधि क्या होगी, लंबी होगी, और रात की अवधि छोटी हो जाएगी। दिन की भाई 24 घंटे ही तो होना है, चाहे दिन बड़ा हो जाए चाहे रात बड़ी हो जाए। तो एक चीज़ बड़ा हो जाएगा तो दूसरी चीज़ अपने आप छोटी हो जाएगी। दिन बड़े हो जाएंगे तो रात के घंटे छोटे हो जाएंगे। तो उत्तरी गोलार्ध में रात छोटे हो जाते हैं गर्मियों में और दिन बड़े हो जाते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया 21 जून का पोजीशन। अब जब 23 सितंबर में सूर्य घूम करके कहाँ जाएगा, विषुवत रेखा पर। सूर्य घूम मतलब सूर्य नहीं घूम रहा है, पृथ्वी हमारी ऐसी घूम रही है, लेकिन हम यहाँ आम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं। तो कर्क रेखा अब ये कहाँ पड़ेगी, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर। और विषुवत रेखा पर जब 23 सितंबर को सूर्य लंबवत चमकेगा तो यहाँ पर जो है सब जगह बराबर प्रकाश पड़ेगा, सब जगह बराबर प्रकाश पड़ेगा। ठीक, तो इसको बोलते हैं विषुव। इसको क्या बोलते हैं, विषुव। इसको क्या बोलते हैं, विषुव। इसको तो बोला गया संक्रांति, गर्मी में थी तो इसको क्या बोला गया, ग्रीष्म संक्रांति। गर्मी में थी तो इसको क्या बोला गया, ग्रीष्म संक्रांति। और यहाँ पर विषुव बोला जाएगा। और अब यहाँ से सर्दी प्रारंभ हो जाएगी, सर्दी प्रारंभ हो जाएगी। तो सर्दी के प्रारंभ वाले समय को क्या बोलते हैं, शरद। क्या बोलते हैं, शरद। तो शरद विषुव हो गया, ये क्या हो गया, शरद विषुव। विषुव को अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स शब्द जो है इक्वल से बना है। इक्विनॉक्स शब्द किससे बना है, इक्वल से। और इक्वल का मतलब होता है बराबर। तो पृथ्वी पर सब जगह बराबर रोशनी पहुंचेगी। कब, 23 सितंबर को और 21 मार्च को। 23 सितंबर को और 21 मार्च को पृथ्वी पर सब जगह बराबर रोशनी पहुंचेगी। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, विषुव। और विषुव 2 होते हैं, 23 सितंबर को और 21 मार्च को। ठीक, अब यहाँ से उत्तरी गोलार्ध, हम उत्तरी गोलार्ध की परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, तो हम पढ़ाई भी तो उस हिसाब से करेंगे। तो अब उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी। अब सूर्य जो है कहाँ चला गया, दक्षिणी गोलार्ध में। 23 सितंबर के बाद सूर्य विषुवत रेखा का पार करके और दक्षिणी गोलार्ध में चला गया। और यहाँ 22 दिसंबर को सूर्य जो है कहाँ पर आ जाएगा, मकर रेखा पर। सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा। ठीक, तो अब यहाँ पर कौन सी संक्रांति आएगी, शीत संक्रांति। यहाँ पर कौन सी संक्रांति आएगी, शीत संक्रांति। भाई यहाँ पर नहीं आएगी, उत्तरी गोलार्ध में हम कहेंगे शीत संक्रांति। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हैं वो तो कहेंगे ग्रीष्म संक्रांति। भाई हमारे यहाँ कहेंगे हमारे यहाँ तो गर्मी पड़ रही तो हम तो ग्रीष्म ऋतु मनाएंगे, हम काहे को शीत ऋतु मनाएंगे। लेकिन हम लोग सब उत्तरी गोलार्ध के रहते हैं और ऑस्ट्रेलिया वालों को कहते हैं तुम इतने पढ़े लिखे नहीं हो, तुम बैठो, ठीक है, हम जो पढ़ाएंगे वही पढ़ोगे।
ठीक, वो कुछ और पढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ पर शीत संक्रांति कहाँ हुई? जब सूर्य कहाँ पहुँच गया? मकर रेखा पर। कब पहुँच गया? 22 दिसंबर। और मकर रेखा पर पहुँच गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मकर संक्रांति। इसको क्या बोलते हैं? मकर संक्रांति। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से मकर संक्रांति कब बनी? 22 दिसंबर को। और पृथ्वी पर जो उत्तरी गोलार्ध में कहते हैं बड़ा दिन होने लगा, तो 22 दिसंबर से ही शुरू हो जाता है बड़ा दिन होना। ठीक है, तो एक्चुअल तो 22 दिसंबर को ही है, लेकिन क्रिश्चियंस के भगवान पैदा हुए थे 25 दिसंबर को, तो थोड़ा सा 3 दिन और आगे बढ़ा दिया उन्होंने। तो टिक लगाने के लिए आएगा तो 25 दिसंबर लगाना, भूगोल की बात नहीं मानते हैं, जो ईश्वर की बात मानी जाती है। ठीक है, तो लेकिन बड़ा दिन कब होता है भारत में? तो 21 जून को होता है बड़ा दिन, मतलब रातें छोटी और दिन सबसे बड़ा 21 जून को होगा। तो मैंने कंसेप्ट बता दिया पूरा। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा? विंटर सोल्स्टिस शुरू हो जाएगा, और इसको बोलते हैं शीत संक्रांति। इसको क्या बोलते हैं? शीत संक्रांति या मकर संक्रांति। अब जो है सूर्य यहाँ से सीधे कहाँ पहुँचेगा? जो है फिर 21 मार्च को विषुवत रेखा पर। 21 मार्च को सूर्य कहाँ पहुँचेगा? विषुवत रेखा पर। और 21 मार्च को जब विषुवत रेखा पर पहुँचेगा तो फिर वही स्थिति पूरी पृथ्वी पर बराबर जो है सूर्य की किरणें पड़ेंगी सब क्षेत्र पर। तो इसको भी इक्विनॉक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स 2 हो गए, विषुव। इक्विनॉक्स मतलब विषुव, हिंदी में क्या बोलेंगे? विषुव। तो विषुव 2 हो गए, एक 21 मार्च को और दूसरा 23 सितंबर को। तो इसको बोलते हैं बसंत संक्रांति। क्या बोलते हैं? बसंत संक्रांति करें, बसंत विषुव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बसंत विषुव। क्या बोलते हैं? बसंत विषुव। ठीक है, तो इस तरीके से 2 विषुव हो गए और 2 क्या हो गए? संक्रांति हो गए। 2 संक्रांति हो गए और 2 विषुव हो गए। और ये तारीख आपको याद रखना है, कौन सी? एक तो 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर जब पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, और 21 जून और 22 दिसंबर कर्क रेखा और मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। और सूर्य जब दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच जाता है 22 दिसंबर को, मतलब मकर रेखा पर होता है, तो वहां पर दिन क्या हो जाते हैं? लंबी। दिन लंबे हो जाते हैं और रातें छोटी। और उत्तरी गोलार्ध में दिन जो है छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं शीत में, ठंडियों में। तभी यही तो कारण है कि आज के समय में अभी रातें लंबी हो रही हैं और दिन छोटे हो रहे हैं। लेकिन अब मार्च आने वाला है, अब सूर्य जो है हमारे विषुवत रेखा पर पहुंचने वाला है। विषुवत रेखा को क्रॉस करके सूर्य जब हमारे गोलार्ध में आ जाएगा, जहां भारत है, तब यहाँ पर दिन लंबे होने लगेंगे, ज़्यादा 12 घंटे से भी ज़्यादा लंबे दिन होंगे। ठीक है, रातें छोटी हो जाएंगी। पता चल रहा है सूर्य ढल रहा है 7:30 बजे और निकल रहा है 4:45 बजे, तो रातें छोटी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सब किस कारण हो रहा है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होने के कारण। ये सब क्यों हो रहा है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होने के कारण, और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा लगा रही है, इस कारण इन दो फेनोमेना के कारण ये ऐसा होता है। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें समझ लिया? पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना। ठीक है, झुका होना क्यों झुका है इसका कारण भी देख लिया, और गतियों को भी समझ लिया। 2 प्रकार की गतियाँ, घूर्णन और परिक्रमण। ठीक है, और उनके प्रभाव भी देख लिए कि उनके प्रभाव क्या हैं। और जो प्रभाव बचे हैं, जैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, और इसके अलावा जो है वहाँ पर वो बनता है, हवाओं की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा जो है धाराओं की उत्पत्ति होती है। तो ये सब जो है हम लोग अध्ययन करेंगे क्लाइमेट में, और महासागरीय जब बात करेंगे, महासागरों की ओशनोग्राफी पढ़ेंगे और क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, तो वहाँ इन सारी चीज़ों का हम लोग अध्ययन डिटेल में करेंगे। यहाँ पर इतना ही। कुछ चीज़ें पूछे, बताओगे? पूछे? चलो बताओ। पृथ्वी सब उपसौर क्या है? उपसौर क्या है? जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है। और कब होती है? 3 जनवरी को। और अपसौर क्या है? कितनी दूरी पर होती है पृथ्वी सूर्य से? 15.2 करोड़ किलोमीटर। और विषुवत रेखीय परिधि कितना है? विषुवत रेखीय परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ इक्वेटर कितना है? सरकमफ्रेंस ऑफ इक्वेटर कितना है? विषुवत रेखीय परिधि। विषुवत रेखा को एक धागे से घेर दो, विषुवत रेखा है, और इसको एक धागे से बांध दो, तो इसको परिधि बोलते हैं। तो कितनी है परिधि? 40,075 किलोमीटर देखना पड़ रहा है, 40,075 किलोमीटर। और ध्रुवीय परिधि कितना है? 40,000
8 किलोमीटर। एक आध किलोमीटर इधर उधर होगा तो मुझे गरियाना मत कि गुरुजी ने 8 बताया था, तो 10 लिखा है, उतना तो चलता है। ठीक है, किताबों में कहीं कहीं रहता है, लेकिन मैंने बहुत ऑथेंटिक किताब से किया है। जो छोटी मोटी किताबें होती हैं उनमें तो गलत सलत लिख जाता है। ठीक, तो और व्यास कितना है? ध्रुवीय व्यास 12,714, 56 नहीं, ध्रुवीय व्यास पूछ रहा हूँ। और विषुवतरेखीय व्यास 12,756 ध्रुवीय व्यास। और पृथ्वी का घनत्व कितना है? पृथ्वी का घनत्व कितना है? 552 नहीं पढ़ेंगे, 5.52, दशमलव के बाद अलग अलग अंक पढ़ते हैं। ठीक है, 5.52। और ये किस में मापते हैं? क्यूबिक ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर में है। ठीक है, और पानी का घनत्व कितना है? 1 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, और पानी के सापेक्ष में ही। और सौरमंडल का सबसे ज्यादा घनत्व वाला पिंड कौन सा है? हमारी पृथ्वी ही है। और पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा गया है? लाल पीला नीला ग्रह कहा गया है। क्यों नीला ग्रह कहा गया है? पानी ज्यादा है, इसलिए नीली दिखाई देती है आसमान से। अगर इससे आप आकाश से निकल जाओगे, हमारी पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाओगे, तो पृथ्वी नीली नहीं दिखाई देगी, काली दिखाई देगी। पृथ्वी काली दिखाई देगी। वायुमंडल में रहोगे तब पृथ्वी को देखोगे तो कैसी दिखाई देगी? नीली दिखाई देगी। ठीक है, उससे बाहर निकल जाओगे सब कुछ काला ही है, नीला कुछ नहीं। इसलिए काला ही यथार्थ है, हरा पीला नीला यथार्थ नहीं है। काला, 2 ही रंग है, काले और सफ़ेद। काला यथार्थ है। अगर कोई काला है तो उससे बुरा मत मानना, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो भगवान का प्रतिरूप है। ठीक है, भगवान भी तो काले हैं, शंकर जी, कृष्ण जी, इसलिए जो है वही वास्तविक है, नेचुरल वही है। ठीक है।